इवनिंग बच्चों में हेमंत शांडिल्य फास्ट डिवीजन बीएमसी में लेकर आया आपके लिए तीसरा पार्ट। देखो, मैंने इससे पहले वीडियोस में बताया था, जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। ठीक है, मेरा सब्सक्राइब कर देंगे चैनल नए बच्चे तो अपने आप उनको वीडियोस सारे आ जाएंगे जितने ही मैं डालूंगा आगे। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे बताया था किल्न, है ना। मैंने ब्रिक्स बताया था, ब्रिक्स कैसे हम ड्राई करते हैं फिर बर्न करते हैं, तो बर्निंग में किल्न बताया था। तो उसमें एक हल्का सा मिस्टेक है, तो मैं वापस वीडियो देख रहा था तब मैंने बताया था इंटरमिटेंट किल्न और कंटिन्यूस किल्न। तो इंटरमिटेंट किल्न मैंने बुल ट्रेंच को इंटरमिटेंट भी बताया हुआ है, उसमें 17 मिनट पे वो बोला हुआ है। तो वो थोड़ा सा मिस्टेक है। इंटरमिटेंट किल होता है अप ड्रॉट किन, दो टाइप का होता है, डाउन ड्रॉट। इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाता है मूव। अप ड्रॉट क्या बोल देगा वो, तो अप ड्रॉट कौन से होते हैं, मूवमेंट ऑफ गैसेस वर्टिकली अपवर्ड। डाउन ड्रॉट में मूवमेंट ऑफ गैसेस वर्टिकली डाउनवर्ड, याद रखना। ठीक है, इंटरमिटेंट के दो टाइप के होते हैं, अप ड्रॉट एंड डाउन ड्रॉट। ठीक है, और कंटिन्यूस जो है मेरे बुल ट्रेंच, हॉफमैन और टनल, है ना। बुल ट्रेंच भी कंटिन्यूस ही है। ठीक है, ये मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको पुरानी वाली वीडियो से, जिससे ऑब्जेक्टिव आ गया आपका गलत हो जाए तो पूरी वीडियो देखना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस किल में कौन सा, बुल ट्रेंच भी आता है। ठीक है, और मैंने इन दोनों में आपको डिफरेंस बता ही दिया था, ये कितना ब्रिक्स बनाता है, क्या करता है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं आगे क्या है, एग्रीगेट्स। क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स देखो 3 टाइप्स के होंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि क्या, सपोज करो राउंडेड एग्रीगेट है, एंगुलर है और फ्लेकी है, तो पूछ सकता है राउंडेड एग्रीगेट के क्या हमारे मेरिट्स हैं, क्या एंगुलर के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। ठीक है, तो मैंने वो एकदम फास्ट वे में लिख दिया है यहाँ पे। देखो क्या है, राउंडेड एग्रीगेट होगा, सिंपल सा दिख रहा है आपको। व्हेन द एग्रीगेट्स आर राउंडेड देन इट इज हाईली वर्केबल। हाईली वर्केबल क्या मतलब है, वर्केबिलिटी में बताऊंगा आगे। यानी कि इसके साथ हम आसानी से वर्क कर सकते हैं, मूव करेगा, है ना। ये हमारा क्या है, मिनिमम सरफेस एरिया है। मिनिमम सरफेस एरिया है यानी कि कोई भी सर्कल होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमम सरफेस एरिया है। मिनिमम सरफेस, रेक्टेंगुलर बना देता हूं तो इसका सरफेस एरिया से ज्यादा हो जाएगा। सर्कल का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, तो मिनिमम सरफेस एरिया है। इसीलिए तो मिनिमम सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा, हमारा जो लुब्रिकेशन है, यानी कि सीमेंट और जो हमारा वाटर है उसका जो हमारा एक वो लुब्रिकेशन है, वो क्या होगा, उसको कम एरिया पे उसको अप्लाई होगा वो, तो जिससे बॉन्डिंग अच्छी आ जाएगी। ठीक है, वर्केबल अच्छा हो जाएगा वो। ठीक है, और अगर एंगुलर होगा, एंगुलर होता है ना कि टेढ़ा मेढ़ा, एक्चुअल में जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं वो एंगुलर ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, इंटरलॉकिंग बॉन्डिंग आ जाएगी इनमें, इसकी वजह से इनमें स्ट्रेंथ हाई हो जाएगी। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि हाई स्ट्रेंथ होते हैं, बट देज आर नॉट सो गुड इन वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी इनकी अच्छी नहीं होती इतनी। क्यों, क्योंकि देखो इनका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा हो रहा है, सरफेस एरिया मोर है। सरफेस एरिया मोर है तो इसमें लुब्रिकेशन ज्यादा चाहिए, लुब्रिकेशन ज्यादा चाहिए तो इसका वाटर सीमेंट रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं डीप लेक्चर बनाऊंगा तब इन्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी सिर्फ आप इतना याद रखो। ठीक है, अभी क्या है, ये फ्लेकी एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लेकी देखो ऐसे हो गई है ना, ये बिल्कुल ऐसे लेंदी और पतले पतले से फ्लेकी। तो क्या होते हैं, ना तो ये वर्केबल है, नॉट वर्केबल, और ना स्ट्रेंथ है इनके अंदर। ठीक है, अब देखो टेस्ट क्या होता है एग्रीगेट्स का, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है और ये ऑब्जेक्टिव में आता है। क्या आता है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू पूछ लेगा वो, जैसे मैंने लिखी हुई है 30, 45। तो एक बार आप समझ लो, आपको तभी समझ में आ जाएंगी। हमें क्यों यूज कर रहे हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एग्रीगेट्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 12.5 mm की एक सीव है, उससे हम कुछ क्या करेंगे, एग्रीगेट्स को पास कराएंगे, और 10 mm की सीव उससे नीचे लगा देंगे। तो 12 mm की सीव पे जो पास हो जाएंगे, यानी कि 12.5 mm की जो छन्नी होगी उससे जो पार्टिकल, उसके जो एग्रीगेट निकल जाएंगे, और 10 mm वाली जो छन्नी पे रुक जाएंगे, 10 mm की सीव पे रुक जाएंगे। उन बीच वाले पार्टिकल्स को, बीच वाले एग्रीगेट्स को हम उठा लेंगे, उन पे हम ग्रेजुअल लोड लगाएंगे 40 टन का। ठीक है, 40 टन का जब हम ग्रेजुअल लोड लगाएंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसे जब वो लगा देंगे, लगाने के बाद वो यानी कि वो क्या होगा, कुछ पिसेंगे, कुछ टूटेंगे उनके एग्रीगेट्स, फिर 2.36 mm की हम सीव लेंगे, उसमें से उसे पास कराएंगे। तो अब देखेंगे कितने पास हुए, जितने पास हुए उसका वेट कर लेंगे W1। इस W1 को हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल था, जितने यहाँ पे आए थे ग्रेजुअल लोड पे, उसको डिवाइड कर देंगे। इसे बोलते हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो ये पूरी आप थ्योरी पढ़ते आपको 2 मिनट में समझ में आ गया पूरा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट क्या है। ACV, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, इफ नॉट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30। अगर 30 से
ज्यादा हमारी नहीं होनी चाहिए फॉर कॉन्क्रीट पेवमेंट, यानी कि फिर वो अगर 30 ज्यादा हो रही है तो 40 टन लोड लगाने पे टूट ज्यादा रहे हैं तो उनकी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है, तो हम उन्हें यूज नहीं करेंगे, 30 से ज्यादा है। तो हमारी लिमिट कितनी है इसमें, 30, ठीक है। और अगर हम फॉर पेवमेंट और एनी अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए 45 तक ले लेते हैं हम इसमें, ठीक है, 45 ले लेते हैं। याद रखना ऑब्जेक्टिव में आता है कि एसीबी की वैल्यू पूछ लेगा वो आपसे, कितनी होगी कंस्ट्रक्शन पेवमेंट के लिए 30 और एनी अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए 45। गॉट इट। आगे देखो, एग्रीगेट दूसरा टेस्ट है, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट, ठीक है। एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट किसके लिए यूज होता है, फॉर टफनेस। इसमें हम क्या चेक करते हैं, टफनेस कितना टफ है, ठीक है। इंपैक्ट लोड लगा देंगे उस पर, इसका एक प्रोसीजर है, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू ग्रेटर देन नॉट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 फॉर पेवमेंट, और एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू नॉट ग्रेटर देन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 फॉर एनी अदर, मतलब 30 और 45 आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। एग्रीगेट एब्रेशन टेस्ट, किसमें एब्रेशन नाम से समझ में आ रहा है ना आपको, नखून से खुरचना किसी चीज को है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, हार्डनेस। उससे क्या निकलती है हमारी हार्डनेस। एग्रीगेट की हार्डनेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वाला टेस्ट करते हैं। एग्रीगेट लॉस एंजलिस मशीन होती है, इससे टेस्ट करते हैं, याद रखना इसका नाम आ जाता है एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। याद रखना 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर पेवमेंट और 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर एनी अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहां से आपको आशा करता हूं ऑब्जेक्टिव मिल जाए, एग्रीगेट्स में आता है तो, ठीक है। बाकी मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको जितना हो सकता है। देखो, फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट भी होता है एक एग्रीगेट का, इसमें देखो यहां से आता है, गेट में भी आ रखा है क्वेश्चन। इफ मीन साइज m है मेरा अगर, तो 3/5 जो होगा ना इंटू मीन साइज, यानी कि 0.6, इसे क्या बोलेंगे 0.6 इंटू मीन साइज। तो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल ये है, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल कौन से परसेंटेज, जिनका जो लीस्ट साइज है ना वो 0.6 इंटू m से कम हो, यानी कि 3/5 इंटू मीन साइज से भी कम हो, वो सब जितने इस रेंज में आ गए उन सब के परसेंटेज को बोलते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स, ठीक है। दूसरा आता है इलोंगेशन इंडेक्स। आप सिर्फ ये वैल्यू याद रखना, अभी कुछ भी समझ में ना आया हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए 2 दिन 3 दिन बाद पेपर है तो क्या याद रखना है 0.6, 3/5। बाकी मैं आगे डीप लेक्चर पढ़ाऊंगा तो सब क्लियर कर दूंगा क्या होता है, इसका डायग्राम भी बना के देखेंगे। इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट, इलोंगेशन इंडेक्स क्या, यही उसमें क्या था, मिनिमम था है ना, लेस वैल्यू थी, जिनका लीस्ट साइज हो, इसमें लार्जर है, ग्रेटेस्ट है। तो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल ग्रेटेस्ट फ्रॉम 1.8 इंटू मीन साइज, यानी कि इसमें क्या है 80% इंक्रीज कर दिया। 1.8 का मतलब क्या है 80% इंक्रीज ऑफ मीन। कोई हमारे कोई पार्टिकल्स हमारे पास, पार्टिकल्स उनमें हमें एक एवरेज वैल्यू पता है ना, अभी इतना जो डाया है एवरेज वैल्यू है, उसका 1.8 टाइम से जितना ज्यादा परसेंटेज होगा जिस पार्टिकल का, वो हो जाएगा इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट, ठीक है। और ये दोनों ही टेस्ट हमारे जब एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर हमारा जो एग्रीगेट का साइज है वो 6.3 mm से कम है। अगर इससे कम mm का हमारा एग्रीगेट है, ये वैल्यू भी याद रखना 6.3, 1.8 एंड 0.6, 3/5। गॉट इट। यहां से ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट में क्या पढ़ना है हमें, पहले तो जानना चाहिए कि वर्केबिलिटी क्या है। सिंपल सा है, वर्केबिलिटी का नाम से समझ में आ रहा है कार्य क्षमता। हम कार्य क्या कर, मतलब जो ये कंक्रीट है इसके साथ में कितना आसानी से काम कर सकता हूं। यानी कि मैंने कोई कंक्रीट बनाई, सपोज करो मैंने कंक्रीट कैसे बनाते हैं, पानी मिलाया, रेत मिलाया है ना, सीमेंट मिलाया और फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट मिला है, ठीक है। तो इनको मिलाने के बाद मैं देखता हूं कि मैं कितनी आसानी से इन पे काम कर पा रहा हूं, यानी कि मैं कॉम्पैक्ट कितने आसानी से कर पा रहा हूं उन्हें, कितने आसानी से मैं इन्हें जहां पे मुझे अप्लाई करना है मैं कर पा रहा हूं। क्या ये बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रहा, क्या बहुत ज्यादा बह तो नहीं रहा, फ्लूडिटी तो ज्यादा नहीं आ रही। तो एक हमें एवरेज वैल्यू रखनी पड़ती है। ईज विद कॉन्क्रीट क्या होती है, वर्केबिलिटी। इसके बारे में मैं डीप लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना जानो जो ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। कितनी आसानी से हम कंक्रीट को मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करना, ट्रांसपोर्ट यानी कि उसे उठा के कहीं ले जाना, आपने देखा होगा तसले में कोई ले जाता है ना, बकेट में कोई ले जाता है, या फिर आपके टीएम ट्रांजिट मशीन होती है, मिक्सर होता है, उसमें कोई ले जाता है। प्लेस करना, ठीक है, जगह पे जहाँ लगाना है, फिर कॉम्पैक्ट करना, कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। स्लैब बनती हुई देखी होगी किसी ने तो उसे समझ में आ गया होगा ये। देखो मीजर किससे करते हैं वर्केबिलिटी के लिए मीजर के लिए सबसे जो हमारा ऑर्डिनरी एक टेस्ट है वो है स्लम टेस्ट, और सबसे हमारा फेमस टेस्ट है ना, ये सबसे ज्यादा हम कौन सा करते हैं, स्लम टेस्ट। इसके लिए इसमें एक मोल्ड होता है, इसका साइज क्या होता है, फ्रस्टम होता है। देखो फ्रस्टम क्या हो गया, ट्रेपेजोइडल शेप में कोई बाल्टी है सपोज करो, जिसका नीचे से ये देखो ये ऊपर वाला डाया कम है, नीचे वाला ज्यादा है, ठीक है। ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था एक, ठीक है, याद रखना इसकी वो डायमेंशन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर।
गॉट इट। यहाँ पे हैंड है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे 3 लेयर में हम कंक्रीट को फिल कर देंगे। टैंपिंग रॉड से हम पहले से वो करते हैं, इस पे ब्लोज मारते हैं, फिर 3 लेयर में इसे फिल कर देते हैं और उसके बाद इसे हम झटके से उठा देंगे ऊपर को। हम इस मोल्ड को जो बाल्टी ऊपर को उठा देंगे। तो हमारा सपोज करो ये कोई स्लम था, पहले कंक्रीट था, है ना, तो कंक्रीट नीचे धीरे वो है, उसमें कितना वर्केबल है, तो ये नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ना, क्योंकि वो उस वक्त गीला है, पानी मिला है। तो जितना नीचे गया उसे ही बोलते हैं स्लम्प। जो ओरिजिनल हमारी वैल्यू थी उससे जितना नीचे गया मेरा ये जो मेरा कंक्रीट था, मैंने जो फिल करा था, उसे ही बोलते हैं स्लम्प। तो आशा करता हूं पता चल गया होगा क्या है स्लम्प, है ना। तो नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी, अगर बहुत ज्यादा वर्केबिलिटी यानी कि बिल्कुल फ्लूडिटी है, वो बह जाएगा। स्लम्प क्या है, हमें यहाँ से समझ में ही नहीं आ रहा कितना है, ये पूरा ही बह गया, तो तब भी ये इंपॉर्टेंट, तब भी ये हम नहीं लगा सकते स्लम्प टेस्ट। और वेरी लो वर्केबिलिटी यानी कि नीचे ही ना हो बिल्कुल, तभी भी हम यूज नहीं कर सकते। तो वेरी हाई और वेरी लो के लिए हम स्लम्प टेस्ट नहीं यूज कर सकते। अगर वेरी हाई वर्केबिलिटी होगी तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, फ्लो टेबल टेस्ट। अभी बताऊंगा इसके बारे में कौन सा यूज करेंगे, फ्लो टेबल, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। और वेरी लो वर्केबिलिटी होगी तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या कॉम्पैक्शन डिग्री से हम वर्केबिलिटी बता देंगे। ठीक है, फ्लो टेबल में हम मैं बताऊंगा टेबल पे क्या करते हैं। देखो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या करते हैं, सीधा सा किस पे आता है, किस पे डिपेंड करता है कॉम्पैक्शन फैक्टर, ये करता है डेंसिटी यानी कि मास ड्यूरिंग टेस्ट अपॉन मास आफ्टर कॉम्पैक्शन। इसका कॉम्पैक्शन करते हैं, 2 बाल्टी होती हैं, ऊपर नीचे लगी हुई एक स्टैंड होता है, उससे बाल्टी एक पहली वाले मोल्ड में क्लैंप होता है तो खोल देते हैं, फिर वो क्या करता है नीचे एक सपोज करो ये मेरा एक यहाँ पे एक वो है पिलर है, यहाँ पे मैंने एक बाल्टी लगा दी, इस जगह 2 बाल्टी लगा दी और नीचे क्या कर दिया, कंटेनर लगा दिया। तो पहले वाली बाल्टी का मोल्ड खोल दिया नीचे से स्पेस, फिर वो दूसरी बाल्टी में गिरा नीचे, है ना। तो फिर वहां पे हम देखते हैं उसको हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ऊपर से गिरा गिरा के हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। तो कॉम्पैक्शन डिग्री जो होती है ना उसकी, उसी को हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारी टेस्ट के दौरान डेंसिटी यानी टेस्ट के दौरान तो मास है, और आफ्टर कॉम्पैक्शन के मास है, उसको डिवाइड कर देते हैं, वहां से डिग्री आ जाती है, उसी से रेट करके हम क्या निकाल देते हैं, वर्केबिलिटी, कितनी वर्केबिलिटी है। वो लो वर्केबल होगा तभी हमें कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट लगाना है। ठीक है, और फ्लो टेबल टेस्ट में करते हैं, एक टेबल होती है, राउंड टेबल होती है 76 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, और इसमें भी एक हम क्या करते हैं, फ्रस्टम लेते हैं 17 mm उसका, ये ऊपर वाला हो गया डाया, और ये 25 mm नीचे वाला। ठीक है, हाइट होती है इसकी 12 सेंटीमीटर। इसको क्या करते हैं, हम उठा देते हैं झटके से, है ना। तो फिर वो ये जो हमारा फ्लो टेबल कब करते हैं, जब वेरी हाई वर्केबिलिटी होगी यानी को बह रहा होगा, फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, तो फिर उसकी हम सर्कल उसको 6 लेयर में 6 डायरेक्शन में उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये वैल्यू याद करने की, जो ऑब्जेक्टिव आ जाता है, वर्केबिलिटी, स्लम्प, कॉम्पैक्शन फैक्टर, यूज। मैंने ये ऑब्जेक्टिव एक टेबल बना दी है कि अगर स्लम्प मेरा 0 होगा तो वेरी लो बोलेंगे। वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए मैंने बताया, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प टेस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं वेरी लो में, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, यानी कि 0.78 से 0.80 डिग्री होगी तो क्या हो जाएगी, वो वेरी लो। याद रखना। रोड कंस्ट्रक्शन में हमें ऐसा कंक्रीट चाहिए जिसकी बहुत लो वर्केबिलिटी हो, और लाइट रीइंफोर्स स्ट्रक्चर में चाहिए हमें जिसमें लो हो 25 से 75। ये हमारी बहुत नॉर्मल यूज होती है। मीडियम वाली याद रखना 50 से 100, है ना, 50 से 100 मीडियम वर्केबिलिटी होती है। ये कहाँ यूज होती है, नॉर्मल रीइंफोर्स स्ट्रक्चर यूज हो, जिसकी कॉम्पैक्शन मैंने ये दी है 0.92 इसकी 0.85 2.87, 25 to 75 हाई कितना होता है 100 to 150, 0.95 to 0.96 का कॉम्पैक्शन फैक्टर हो गया। ये हैवीली रिइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर। अब वेरी हाई के लिए कौन सा यूज करते हैं, फ्लो टेबल इज यूज्ड, है ना, जहां पे ट्रीमी कॉन्क्रीटिंग होती है। ट्रीमी कॉन्क्रीटिंग क्या है कि जहां पे पाइप से मेरे को कॉन्क्रीट ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, तो पाइप से चढ़ाना तो उसको वो बहुत ज्यादा वर्केबल होना चाहिए, है ना। मेरे को स्लैब पे ऊपर लेके जाना है और पाइप से मेरे को क्या करना है, कंक्रीट को ऊपर सेकंड स्टोरी पे लेके जाना है, यानी उसमें मेरे पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, अभी देखो अगर आप एमईएस में जाओगे एसएससी से तो वहां पे बहुत सारे जगह ये पाइप से ही कंक्रीट ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम वर्केबल बहुत ज्यादा रखते हैं, हमें पानी मिलाना पड़ता है उसमें ज्यादा। ठीक है, तो देखो वीबी टेस्ट भी है एक लो वर्केबिलिटी के लिए, जहां पे 50 mm से स्लम जो है कम होगा, लिमिटेड होगा, 50 mm तक ही होगा, वहां क्या करेंगे हम वीबी टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, आपने एक जरा चीनी है, अगर मैं चीनी एक बाल्टी में भरता हूँ, ऐसे हिला हिला के भरना होता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, मेरा एक मोल्ड है। ठीक है, ये मेरा एक मोल्ड है और ये मेरा वही फ्रस्टम है। ठीक है, फ्रस्टम में मैंने यहाँ कंक्रीट फिल कर दिया और फिर मैंने इसे उठा लिया। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग मशीन पे लगा देते हैं, हिलता है। और ये जब तक ये इसकी शेप नहीं लेता, अभी तक ये ऐसी शेप थी कंक्रीट की, अभी ये क्या करेगा, इस मोल्ड की शेप लेगा। तो जितना टाइम इस शेप में लेगा वही वीबी क्या होगी, डिग्री होगी। उसी के हिसाब से हम क्या लगा लेते हैं, हम हमारा वर्केबिलिटी निकाल लेते हैं। देखो एक टेस्ट है, आ जाता है ऑब्जेक्टिव में,
नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। देखो कुछ टेस्ट होते हैं कंक्रीट के, है ना, कंक्रीट का हम टेस्ट लगाते हैं, जैसे हम कंप्रेसिव टेस्ट है, टेंसाइल टेस्ट है, उसके लिए क्या करते हैं, कंप्रेसिव के लिए 150 इंटू 150 mm का हम क्यूब बनाते हैं, उसको यूटीएम मशीन में लगाते हैं, मैं आरसीसी में बताऊंगा, और फिर हम उसकी 28 डेज के बाद हम वहाँ पे उसकी क्या निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। 28 डेज पे पहले उसे हम बना के रख देते हैं, 28 डेज बाद आफ्टर 28 डेज हम उसकी क्या निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया, वो सब चीजें हैं कि हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं वो, यानी कि उनमें हमारा जो में है ना, उस पर हमारा जो सैंपल है वो टूटेगा, ब्रेक करेगा। बट अब हमारी कोई बिल्डिंग बन गई, अब मेरे को चेक करने आना है, कोई ऑब्जर्वेशन आ रही है, कोई मेरे साइट पे कोई चेक करने वाले आ रहे हैं, ऑडिटर आ रहे हैं कि भाई मेरे को चेक करना है, ठीक है, कि ये स्ट्रेंथ इसकी सही है या नहीं। तो उसके लिए रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है, ठीक है, और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है। रिबाउंड हैमर टेस्ट बहुत ही हमारा कॉमन फेमस टेस्ट है। इसमें क्या होता है, देखो इस टाइप का एक हाथ में आ जाएगा आपके, पूरे ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर की फंक्शनिंग में नहीं बता रहा अभी, ऐसे आगे से नोक लगी होती है उसमें, तो इसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो इसी से कुछ यहाँ प्रेशर जनरेट होता है, उसी से हम क्या निकाल लेते हैं कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बिना इसे तोड़े हुए, बिना इस स्ट्रक्चर को तोड़े हुए हमें पता चल जाती है, उसे बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। आप यहाँ नाम याद रखना, रिबाउंड हैमर टेस्ट और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक में कुछ नहीं है, यहाँ पे कंक्रीट है, यहाँ ट्रांसड्यूसर लगा देते हैं हम, है ना, यानी इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मैकेनिकल पल्स जनरेट कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी देखते हैं। अगर कंक्रीट में क्या होगा, इम्प्योर होगा, कंक्रीट में क्या होगा, मतलब कंक्रीट के अंदर मेरा इम्प्योरिटी होगी, यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये क्या करेगी, ये जो वेलोसिटी होगी ये कम होती चली जाएगी, और वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, यानी कि मेरा तेजी से यहाँ पे आ रहा है, वेलोसिटी तेज हो रही है, तो ये कंक्रीट एकदम प्योर है, कंक्रीट क्या है, अच्छा है, एक्सीलेंट क्वालिटी का है। तो ये वेलोसिटी 4.5 से ज्यादा एक्सीलेंट, 3.5 से 4.5 है वेरी गुड, 3 से 3.5 गुड, एंड लेस देन 3 डाउटफुल। और ये क्या वेलोसिटी है, किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। अभी हम पढ़ेंगे टिम्बर। टिम्बर मैं बता रहा हूँ, देखो टिम्बर बहुत जल्दी से बताता हूँ। इंजीनियरिंग एक्टिविटी के लिए कोई लकड़ी है, मेरे को पेड़ काट कर लाया, इंजीनियरिंग एक्टिविटी में यूज करना है, तो उसी को बोलते हैं टिम्बर, टेक्निकल टर्म है टिम्बर, ठीक है। ट्रीज कितने, टू टाइप्स के हो गए, एक्सोजीनियस ट्रीज, इंडोजीनियस ट्रीज। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, देखो ये क्या है, अंदर से बाहर की तरफ को जा रहा है, ठीक है। तो एक्सोजीनियस ट्रीज जो होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल ट्रीज हैं ये, जो हमारे जैसे नीम हो गया, चीर हो गया, देवदार, पाइन, साल, टीक, बबूल, ओक, ये सब क्या है, एक्सोजीनियस ट्रीज हैं। और एंडोजीनियस ट्रीज क्या होते हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पहले बाहर वाला पोर्शन बन जाता है और फिर अंदर की तरफ ये स्ट्रांग होना शुरू होते हैं। जैसे कि ये हमारा हम कह सकते हैं पपाया है ना, ये इस टाइप के ये मेरा बांस के पेड़ हो गए, बांस नहीं हो सकता इसमें, एंडोजीनियस में बांस हो सकता है, यहाँ एंडोजीनियस में बांस भी है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जो जा रहे हैं एंडोजीनियस ट्रीज, ठीक है। एक बार इन दोनों के आप एग्जांपल नेट से जरूर सर्च कर लेना, ठीक है। आगे मैं जितने मेरे को पता है मैंने वो लिख दिए हैं, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं है कि मैं इस पर बहुत ज्यादा एनालिसिस करूं, बहुत ज्यादा बुक देखूं 2-3 और तब आपके लिए नोट्स बनाऊं, ठीक है। तो अभी मैं फास्ट रिवीजन में सिर्फ इतना बता रहा हूं, बाकी डीप लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो, ग्रो इन आउटवर्ड डायरेक्शन, कंसिस्ट सर्कुलर रिंग, नंबर ऑफ रिंग्स जो होती हैं उन्हें ही हम एनुअल रिंग्स बोलते हैं। जो है रिंग्स है ना, इन्हीं को काउंट करके हमें क्या पता चल जाती है, उस पेड़ की, उस ट्री की एज पता चल जाती है, उस लकड़ी की एज पता चल जाती है। 1 रिंग इक्वल्स टू 1 ईयर, एक साल में 1 रिंग बनता है, तो उसे बोलते हैं एनुअल रिंग, ये ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। अब देखो ग्रोइन इनवर्ट्स, ये किसका मैं बता रहा हूँ, एंडोजेनियस ट्री का। तो एंडोजेनियस ट्री में क्या, फाइबर्स मार्क्स थ्रू आउट देयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये क्या बन रहे, ये कैसे हो रहे थे हमारे, ये हमारे कैसे बन रहा था, ये इसमें क्या बन रहे थे, एनुअल रिंग्स बन रहे थे, ठीक है, ये दिस वन। और ये क्या है मेरा, लॉन्गिट्यूडनल बन रहा है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इसका लिमिटेड है एंडोजीनियस का, ठीक है। अब देखो, अब जो मेरा एक्सोजीनियस था, एक्सोजीनियस 2 पार्ट में और डिवाइडेड है, 1 इज कॉनिफर एंड सेकंड इज डेसिडियस। इसे बोलते हैं नुकीली पत्ती वाला सॉफ्ट वुड, ये इसकी सॉफ्ट वुड होती है, और डेसिडियस ट्रीज की क्या होती है, हार्ड वुड होती है, चौड़ी पत्ती होती है इसकी, ठीक है। ये एवरग्रीन है, ये क्या करते हैं, ऑटम में अपना जो पत्तियां होती हैं उनको शेड कर देते हैं उनको, यानी कि इनकी पत्तियां गिरने लगती हैं ऑटम में, और स्प्रिंग सीजन में ग्रो बैक, ठीक है। ये सदाबहार नहीं होते वाले। इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स होती हैं इसमें डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स होती हैं। एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, देखो ये जो है ना मेरी, ये एनुअल रिंग्स ही हैं, ये गोल गोल जो ट्री में आपने देखेंगे, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं एक ट्री का, तो उसमें रिंग्स दिखती है ना आपको सर्कुलर में, तो उन्हें बोलते हैं, अगर वो दिख रही हैं तो वो हो जाएंगे कॉनिफर्स। डिस्टिंक्ट से आप समझो दिखना, ठीक है, दिखाई दे रही हैं, और इनडिस्टिंक्ट नहीं दिखाई दे रही। और मॉडरेट रेज होती हैं ये
इनके ट्रांसवर्स में जो रेडियल लाइंस जो जा रही हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं मॉडुलरी रेज, ठीक है। तो इंडिस्टिंक्ट होती है मॉडुलरी रेज कॉनिफर्स में, और इसमें इंडिस्टिंक्ट होती हैं एनुअल रिंग्स डेसिडस में, और डिस्टिंक्ट होती है मॉडुलरी रेज, ये याद रखना, ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने दे दिए चीड़, देवदार, पाइन, स्प्रूस, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कॉनिफर्स के। साल, टीक, बबूल, ओक, जितनी भी हार्डवुड है जो आप देखते हो, हाँ भाई आपके बेड जिनके बनते हैं, सोफा सेट जिनके बनते हैं, वो सब किसके बनते हैं, डेसिडस ट्रीज के, ठीक है। और जो आप उसमें यूज करते हो मतलब लोकल क्वालिटी के होंगे तो वो इसमें बन जाएंगे कॉनिफर्स में, बट जो आप बीम वगैरह बनाते हो आपने पुराने जमाने में देखी होगी, वो सब कौन से ट्रीज के बनते हैं, डेसिडुअस हार्डवुड, है ना। अब देखो एक डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने देखो क्रॉस सेक्शन दिखाया है एक लकड़ी का, ठीक है। जो नीचे ये ब्लैक वाला पार्ट है बिल्कुल अंदर वाला, उसे बोलते हैं क्या, पिथ, मेडुला, डार्क। आपसे पूछ लेगा सबसे इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पिथ, डार्क। इसके बाद बाहर वाला जो ये है मैंने ब्लू से दिखाया, ये दिस पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं हर्टवुड। क्या बोलते हैं, हर्टवुड। ये भी क्या है, ये भी हमारा इंजीनियरिंग पर्पज से यूज करते हैं हम, ये भी हार्ड होता है, ठीक है। यहां तक इसके अंदर सैप नहीं होता। सैप क्या होता है, पानी, जो है हमारा ये है ना कैम्बियम लेयर है, जो सैप है, सैप बोलते हैं लिक्विड, कितना लिक्विड है उसमें, ठीक है। हार्ड होता है ये हर्टवुड भी, टेक्स एक्टिव पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री की ग्रोथ में एक्टिव पार्ट लेता है, ठीक है। अभी देखो वापस ये यहाँ पे पहुंचे हम, इस वाली लेयर पे जाए, मैंने डॉट डॉट दिखाया, ये कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर के बाद ही क्या होती है मेरी, बार्क, यानी कि ऊपर वाला छल्ला जो होता है, जो ऊपर वाला बार्क होता है पेड़ का, ट्री का, उसके बाद जो होता है एक लिक्विड कैम्बियम लेयर, तो वो टेक्स फ्यूचर पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री। ये मतलब आगे जाके हार्ड बनता जाएगा ना, वैसे ही ट्रीज बनता है, ठीक है। सैप है होता है इसमें। और ये आपको जो रेज दिख रही हैं ये होती है मॉडुलरी रेज, इन्हें क्या बोलते हैं, मॉडुलरी रेज। और बाहर वाला बार्क, ये याद करना, क्वेश्चन आ जाता है अभी इसके बीच से, इसमें क्या होगा, हर्टवुड कहाँ होता है, रेज पूछ लेगा, पिथ पूछ लेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक दो आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो एक नया टर्म आता है सीजनिंग। सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, सिंपल सा है, टिम्बर को सुखाना। कोई भी हमने पेड़ हमारा काटा, कोई भी ट्री हमने काटा, तो उसमें क्या होता है, कुछ मॉइस्चर होता है ना, तो उस मॉइस्चर को ही सुखाने को क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग ऑफ टिम्बर, यानी कि सीजनिंग, ठीक है, लकड़ी को सुखाना। और उसके कुछ मेथड्स हैं, बॉइलिंग कर देंगे, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग कर देंगे, किल सीजनिंग कर देंगे, वाटर सीजनिंग कर देंगे। वो बॉइलिंग का मतलब है बहुत हीट पे उसे पानी को हमने उबालना शुरू कर दिया और उसमें ही हमने अपनी टिम्बर डाल दिया, उसमें हमने अपनी लकड़ी डाल दी, तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसके अंदर का सैप जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में भी यही कॉन्सेप्ट है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट वो कर देंगे, है ना, लगा देंगे, उससे क्या होगा, अंदर उसके हीट जनरेट हो जाएगी, कंडक्टर है वो, उससे क्या होगा फिर आपका इवेपोरेट हो जाएगा पानी। ऐसे किल्न सीजनिंग में, वाटर सीजनिंग में भी क्या करते हैं, जो अपस्ट्रीम होगा उसमें जो लार्जर फेस होगा ट्री का, लार्जर फेस टिम्बर का होगा, उसको रख देंगे, और जो स्मॉल डाया का फेज होगा उसको डाउन स्ट्रीम में रख देंगे। तो पानी के साथ, पानी में कुछ टर्बुलेंट होगा ना, टर्बुलेंस फ्लो, उससे क्या होगा, उससे भी हमारा वो सैप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखो कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रोसेस ऑफ सॉइंग, हमें कैसे उस लकड़ी के लट्ठे को काटना है उसे बोलते हैं कन्वर्जन, यानी कैसे टिम्बर को काटना है, लकड़ी को सेक्शन में काटना। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी सॉइंग होती है, कट टेंजेंशियली टू एनुअल रिंग्स। ये मेरी एनुअल रिंग्स है, मैंने बताया था इससे पहले, इनको टेंजेंशियली काट देना, ठीक है, यानी कि मैं इसे लट्ठे को काटूं तो ऐसे करके काट दूं टेंजेंशियली, ये ऑप्शन में याद रखना, ऑब्जेक्टिव आता है। इस मेथड से ट्विस्टर वार्प मुड़ने का खतरा रहता है, ठीक है। इससे मतलब हमारा ट्विस्ट हो सकती है, हमारी जो टिम्बर है, हमारी जो बीम, हम जो भी लकड़ी से हम जो भी बना रहे हैं, इंजीनियर उसमें यूज कर रहे हैं, वो वार्प हो सकती है और ट्विस्ट हो सकती है, ठीक है, ऑर्डिनरी सॉइंग। दूसरा होता है क्वार्टर सॉइंग। क्वार्टर सॉइंग मैंने डायग्राम देखो दिखाया है, ये देखो, यानी कि दिस वन, आपने देखा ना क्वार्टर सर्किल, तो वैसे क्वार्टर सर्किल की शेप आएगी इसमें। तो क्या करता है, कट्स आर मेड एट राइट एंगल, राइट एंगल बन रहा है ना ये, तो याद रखना कट्स आर मेड एट राइट एंगल। मॉडुलरी रेज इंडिस्टिंक्ट होती हैं जिसमें वहां पे हम क्वार्टर सॉइंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद मेरा आता है टेंजेंशियल सॉइंग। टेंजेंशियल सॉइंग में क्या होता है, यानी कि टेंजेंशियल काटना, सिंपल सा है, और इसे राइट एंगल पे मिला देना। ये दो, इस पोर्शन को मैं ऐसे करके निकाल दूं, तो इसमें क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, इस मेथड से हमें मिनिमम स्ट्रेंथ मिलती है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, टेंजेंशियल सॉइंग से हमें क्या मिलती है, मिनिमम स्ट्रेंथ। कट्स क्या करते हैं, टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग्स विच मीट्स ईच अदर एट राइट एंगल। इंडिस्टिंक्ट मॉडुलर जो है, इसमें मॉडुलर रेज जो है इंडिस्टिंक्ट भी है, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, बट इसमें हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो मिनिमम होती है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। और दूसरा है रेडियल सॉइंग, कट्स पैरेलल टू द मॉडुलरी रेज। जैसे ये है, देखो ये मैंने काट दिया, ये मॉडुलर रेज जा रही है, इनके पैरेलल ही काट दिया, इसमें हमारी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलती है, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंगेस्ट
अमंग ऑल। जितने भी ये मेथड बताए थे तो रेडियल सोइंग से हमारी क्या मिलती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, और लेकिन वेस्टेज जो होती है इसमें वो भी मैक्सिमम होती है, इसलिए कॉस्टली होता है। कौन सा, रेडियल सोइंग, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अभी देखो एक टॉपिक और बच रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, यानी कि हमें टिम्बर को कैसे बचाना है, कैसे उसमें हमें अटैक ना हो, है ना, कैसे हमारा रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, फंगी एंड टर्माइट्स, उसमें दीमक ना लगे, लकड़ी में कीड़ा ना लगे, है ना, उस सब के लिए क्या करते हैं हम, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, पहला मेथड है आस्कू ट्रीटमेंट, है ना, याद रखना ये किस लिए यूज होता है। अगर हम आस्कू ट्रीटमेंट करते हैं तो ये यूज होता है व्हाइट आंट से बचाता है। ठीक है, ये किससे बचाता है, व्हाइट आंट से, है ना, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सॉल्यूशन लगा देते हैं टिम्बर से। इससे क्या होता है, व्हाइट आंट से हमारा प्रिजर्व हो जाता है टिम्बर। ठीक है, इस पे अटैक नहीं करती व्हाइट आंट। अभी देखो ये क्या है मेरा, केमिकल साल्ट। नेक्स्ट है मेरा केमिकल साल्ट। केमिकल साल्ट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट, मर्करी क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ड्यूरेबिलिटी को। याद क्या करना है आपको, ड्यूरेबिलिटी, है ना। सीडी याद कर सकते हो आप, सीडी, है ना, सीडी से कैसे याद करना है, सी फॉर केमिकल एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। केमिकल साल्ट जो होते हैं वो क्या बढ़ा देते हैं, हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिससे नो क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग। ठीक है, थर्ड वन है क्रोसिट ऑयल। क्रोसिट ऑयल से क्या होता है, डबल कर देता है टिम्बर की लाइफ को। ऑब्टेन, ये क्रोसिट ऑयल कहां से ऑब्टेन करते हैं, टार के डिस्टिलेशन से। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और ये मैंने जो पिंक कलर से लिखा हुआ है इसे जरूर याद कर लेना, यही ऑब्जेक्टिव है। क्रोसिट ऑयल डबल द लाइफ ऑफ टिम्बर। कोल टार क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफ अगेंस्ट फायर, हमारी जो लकड़ी आग पकड़ लेती है उसके रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कोल टार से। लेकिन क्या होता है, जो एस्थेटिक अपीयरेंस होता है लकड़ी का, टिम्बर का, वो चला जाता है। इसलिए हम उसे, जहाँ पे हमें जैसे सोफा बनाना है, ऐसी चीजें बनानी है घर में यूज करने वाली, एस्थेटिक अपीयरेंस चाहिए, वहां पे कोल टार का यूज नहीं करते। ठीक है, ऑयल पेंट्स और सोल्जियम पेंट्स, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। अब जैसे वाटर है तो वाटर लकड़ी के अंदर चला जाए, पेनिट्रेट कर जाए, उसको रजिस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, ऑयल पेंट्स लगा देते हैं। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, वो पूछ लेता है किस केमिकल से या किस क्रोसिट ऑयल से, किस कोल टार से क्या हमारा होता है। तो आपको ये याद कर लेना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर है, कोल टार से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारा व्हाइट आंट वाला इंपॉर्टेंट था आस्क्यू से। ठीक है, अभी देखो नई चीजें ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, डिफेक्ट इन टिम्बर। डिफेक्ट पूछ लेता है, बहुत आसान है। देखो आपको 4 मैंने लिख दिया है, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट्स एंड डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। वो कोई भी आपको डिफेक्ट के नाम दे देगा, ये वाले ब्राउन रोट है, ड्राई रोट है, और पूछ लेगा किसकी वजह से होते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। या फिर ऊपर वाला दे देगा ड्यू टू फंगी कौन सा होता है, तो एक इसका दे दिया, किसका, ऐसे करके ऑप्शन में दिए होंगे। तो हमें देखो आंसर कैसे लगाना है, याद कर लेने हैं। डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन, वेन। मैंने इसे याद करने का एक अपना तरीका बनाया है कि ग्रेन, देखो इसमें ग्रेन ज्यादा आ रहा है, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन, वेन, ऐसे कुछ। देखो चिप मार्क तो आपको याद रहेगा। कन्वर्जन का मतलब क्या मैंने बताया था ना, काटना, सोइंग करना, है ना, उसको जो लकड़ी है हमारी, उसको हमारे बीम में बनाना, देखो रेक्टेंगुलर शेप देना, मतलब कोई भी शेप देना। तो चिप नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हमने कुछ भी उस पर आरी लगाई, कोई लगाया काटने के लिए, सोइंग करी तो चिप लग गया उस पर, है ना, गलती से, तो वो चिप मार्क, वो भी एक तरीके से डिफेक्ट ही है टिम्बर में। तो चिप मार्क तो मैं समझ में आ गया, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन ये तो हमें याद हो जाएगा। बाकी ग्रेन वाले, ग्रेन को कन्वर्ट करते हैं आटे में, जो हमारा ग्रेन होता है ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ना, आटे में पीसते हैं, तो कन्वर्ट से आ गया कन्वर्जन, और ग्रेन से कन्वर्जन, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। ठीक है, याद हो गया ना, टॉर्न ग्रेन, ग्रेन आप देखते ही क्या लगाएंगे, कन्वर्जन वाला। और ड्यू टू फंगी, इसमें क्या है, रोट, जिसमें भी रोट होगा, है ना, वो क्या होगा, फंगी होगा, है ना। फंगी, आपने एक अभी नई पिक्चर आई फुकरे 2, फुकरे रिटर्न्स, फुकरे पहली वाली आई थी, तो फंगी याद हो गया फुकरे से। और रोट से आप करो रेट चूहा, रेट माने चूहा। तो उस पिक्चर में क्या है, आपने देखा होगा दोनों फिल्मों में, जो हमारे हीरोज हैं चारों, वो भागते रहते हैं। ठीक है, इधर से उधर, मतलब चूहा बना के रखा हुआ है उसका। वो जो हमारी कौन थी, वो बबली, क्या नाम था, मेरे को तो नाम ही नहीं याद। फुकरे रिटर्न्स में जो इसकी विलन है, अभी हीरोइन हो जाती है बाद में, तो वो उन्हें क्या चूहे की तरह भगाती रहती है इधर उधर, है ना। और वो क्या करती है, उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन भी दे देती है, स्ट्रेन यानी कि टेंशन दे देती है। तो देखो सेप स्ट्रेन आ रहा है, इसमें ब्लू स्ट्रेन आ रहा है, वेट रॉट, व्हाइट रॉट, ब्राउन रॉट, ड्राई रॉट, हर्ट रॉट। ठीक है, आशा करता हूँ याद हो गया होगा, और ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अभी देखो ड्यू टू इंसेक्ट्स। ड्यू टू इंसेक्ट्स में क्या है, टर्माइट्स एंड बैटल्स। ये तो आपको समझ में आ रहा है, टर्माइट दीमक लग गया, इंसेक्ट्स नाम से समझ में आ रहा है, इंसेक्ट्स क्या है, कीड़े, है ना। तो टर्माइट हमारा ये दीमक लगा,
बेटल्स लगा तो ड्यू टू इंसेक्ट्स आ जाएगा। अब ड्यू टू नेचुरल फोर्स क्या होंगे, देखो यहाँ वाटर आ गया, विंड आ गया है ना, वाटर स्टेन, विंड स्टेन नाम से नेचुरल चीजें, ये हवा पानी इनके थ्रू जो हमारे टिम्बर में जो कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं। शेक्स याद रखना और नोट्स याद रखना। ड्यू टू सीजनिंग यानी कि उसको सुखाते वक्त, उसका पानी खत्म करते वक्त। हनी कॉम्बिंग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हनी कॉम्बिंग ड्यू टू सीजनिंग। रेडियल सेक्स याद रखना, ऊपर वाले में खाली सेक्स है और ड्यू टू सीजनिंग में रेडियल सेक्स है। वार्पिंग एंड ट्विस्ट। तो आशा करता हूं आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। बीएमसी आपका खत्म, आके आपके एग्जाम के बाद में इसे दोबारा बहुत अच्छे से पूरा डीप में बताऊंगा। ठीक है, ओके बाय।